सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं वैद्य मोहिनी दाते फ्रॉम विश्वार्क आयुर्वेद क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर धानोरी पुणे। आज जो जन्माष्टमी है इसे हम लोग कान्हा जी के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। तो कान्हा जी का जो सबसे फेवरेट फूड था वो क्या था? दही। तो आयुर्वेद में हम जानते हैं कि दही के गुण, उसका डिसीज़ क्या, किस डिसीज़ में वो काम करता है, किस डिसीज़ को उत्पन्न करता है, कैसे उसको खाना चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। दही अगर सेवन करना है तो किस काल में और किस ऋतु में आपको ये अवॉइड करना चाहिए। तो हम लोग आज जानते हैं दही के बारे में। आचार्य वाग्भट जी ने दही के बारे में एक बोला गया श्लोक बताया है। उसमें उन्होंने बोला है कि दही के गुण जो होते हैं वो अम्लपाकी होता है, गुरु और उष्ण बोला गया है और ग्राही है। तो गुरु और उष्ण मतलब जो पचने में हेवी हो, हेवी टू डाइजेस्ट फूड में हो, फिर उष्ण गुण का हो जो उष्णता प्रोड्यूस करता हो, हीट प्रोड्यूस करता हो। जैसे दही को हम लोग एक्सटर्नल अगर हाथ लगा के देखें तो हम लोग बोलते हैं कि वो ठंडा है, लेकिन जैसे आइसक्रीम को हम लोग ठंडा इसीलिए खाते हैं, लेकिन वो ठंडी नहीं होती है। वो बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ जो आइस जो होता है उसके वजह से वो उष्ण गुण, उष्ण प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही दही का होता है। तो दही का जो आचार्य वाग्भट जी ने बोला गया है कि ग्राही और उसको बोला है स्तंभन प्रॉपर्टी को बोला गया है। तो अतिसार में आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग रहे हैं तो दही को फेंट के अपनी मम्मी आपको देती होगी दही को सेवन करने के लिए, तो लूज मोशन की टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। तो ये ग्राही प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो दही किस दोषों को बढ़ाता है? तो ये दही कफ, मेद, पित्त और रक्त दोष को बढ़ाता है, उसकी दुष्टि भी कराता है। तो दही को बोला गया है कि जैसे किस ऋतु में नहीं खाना चाहिए, तो वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में इसको सुबह के टाइम में भी नहीं खाना चाहिए। रेगुलरली आपको इसको रात में सेवन नहीं करने के लिए बोला है, इसको वर्ज्य बोला गया है। लेकिन अगर आपका ये जो ऋतु है ग्रीष्म शरद ऋतु जो है इसमें और वसंत ऋतु में आपको ये सुबह के टाइम में भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको दही खाना ही है तो उसके साथ साथ ही आचार्य वाग्भट जी ने दही के साथ आपको क्या सेवन करना है, तो आपको ये जो दुष्टि है आप कम कर सकते हैं या तो अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको आपको मूंग दाल का जो दाल बनाते हैं वो, उसके साथ घी, खड़ी शक्कर, आमल की मतलब आंवला का चूर्ण जो होता है वो आपको इसके साथ साथ सेवन करने के लिए बोला गया है। तो दही का जो उष्ण और अम्लपाकी गुण होने के वजह से ये पित्त और रक्त की दुष्टि करता है। तो इसीलिए ये स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो कुष्ठ हो गया, स्किन के बाकी के डिसीजेस है, ये एग्रेवेट होते हैं। जो अगर कोई स्किन का पेशेंट है तो आप उनको दही वर्ज्य करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये पित्त और रक्त की दृष्टि करा के, भाजक पित्त को दृष्टि करा के स्किन के डिसऑर्डर, स्किन के प्रॉब्लम्स एग्रेवेट कर सकता है। इसके साथ दही को जो बोला गया है कि हम लोग आजकल देखते हैं कि स्टील के पतीले में, एल्यूमिनियम के पतीले में दही जमाया जाता है। दही को जो बनाने की विधि होती है, जैसे आजकल हमें पाया जाता है कि एल्यूमिनियम के या तो स्टील के बर्तन में दही जमाया जाता है, तो ये बहुत गलत तरीका है। हमें उसका शीत गुण बढ़ाना है तो एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन में दही नहीं लगाना चाहिए। उसको हम लोग मृत्तिका पात्र में, जैसे मट्टे के घड़े में दही को लगाना चाहिए। आयुर्वेद में भी शिरोधारा एक थेरेपी होती है, पंचकर्म, हमें पंचकर्म प्रोसीजर में हम लोग शिरोधारा काफी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, पित्त रिलेटेड स्किन डिसऑर्डर्स, शीरशूल इत्यादि व्याधि में। तो उसमें हम लोग शिरोधारा जो होती है उसमें तक्रधारा, तेलधारा होती है। तो जो तक्रधारा होती है उसमें भी हम लोग जो दही बनाते हैं वो मृत्तिका के पात्र में औषधि द्रव्य को डाल के, दही को डालकर रख देते हैं। फिर वो जो दही बन जाता है उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट डे मंथन करके जर्न करके उसका तक्र बनाते हैं। तो इस प्रकार जो मृत्तिका पात्र में जो दही रहता है वो शीत गुण प्रॉपर्टी का होता है, रैदर देन स्टील और एल्यूमिनियम के पात्र में। और इसी के साथ जो दही के जो गुण बताए गए हैं, ये सारे जो जैसे ज्वर को उत्पन्न करेगा, पीनस रोग को उत्पन्न करेगा, स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ को उत्पन्न करेगा, ये पित्त और रक्त की दृष्टि होने के कारण ये व्याधि और कफ और मेद को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी होने के वजह से पीनस और ज्वर इत्यादि व्याधि उत्पन्न कर सकता है। अगर हम लोग इसको प्रॉपर काल में, जो जैसे बोला गया वो काल में वर्ज्य न करें और रात में खाने की वजह से, एक्सेस क्वांटिटी में खाने की वजह से ये सारे एग्रेवेट गुण की वजह से डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है।
तो इसको अगर मंथन कर ले, उसका हम लोग तक्र बना ले, जिसको छाछ भी बोलते हैं, लेकिन छाछ में सेंधा नमक और ये सब डलता है, तो ये वो नहीं, सिर्फ तक्र जो बोला गया है आयुर्वेद में, जो दही को मंथन करने के बाद बनता है तो वो जो है तक्र, वो इसी के उल्टा उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मूत्रकृत जो हो गया, अर्श, उदर ग्रहणी में तक्र का सबसे ज्यादा सेवन बोला गया है। अर्श व्याधि में भी तक्ररिष्ट करके एक रेफरेंस आया है। फिर तक्र का अधिक मात्रा में सेवन बोला गया है। जैसे ये शोफ जो होता है, जो स्वेलिंग होती है, सूजन बोलते हैं हम लोग उसको कम कराने वाला होता है, जबकि दधी जो होता है वो शोफ को बढ़ाने वाला होता है। फिर ये मूत्रकृच व्याधि में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उदर, अर्श, ग्रहणी इत्यादि व्याधि में भी तक्र का सेवन बहुत ज्यादा करने के लिए आचार्य वाग्भट जी ने या तो बहुत सारे ग्रंथकार ने बोला गया है, क्योंकि ये लघु प्रॉपर्टी है, दीपन है, मतलब अग्नि प्रदीप्त करने वाला होता है, लघु प्रॉपर्टी है, इजी टू डाइजेस्ट है, हल्का है पचने के लिए। तो ये हम लोग स्थौल्य के पेशेंट को भी दे सकते हैं, जैसे जिसको कृशता लानी हो उसमें भी दे सकते हैं, ग्रहणी अर्श व्याधि में भी दे सकते हैं, जैसे हिमोराइड्स बोला है अर्श को। तो ऐसे व्याधि में हम लोग तक्र का सेवन करने के लिए बोलते हैं रैदर देन दधी का सेवन। तो इसी जानकारी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश्वार्थ आयुर्वेद क्लिनिक और चिकित्सालय पंचकर्म सेंटर वैद्य मोहिनी दाते की तरफ से सभी को फिर से एक बार जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।